हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोग पता है कि मैं आईएएस पीसीएस के लिए जनरल स्टडीज और ऑप्शनल के पेपर लेता हूँ। ऑप्शनल में मैं पीएसआईआर पढ़ाता हूँ। जनरल स्टडीज में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी और इंडियन इकोनॉमी, यानी जो बड़े संस्थानों में पढ़ाया है वही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। मैं कोई नई कोशिश नहीं करूँगा। इतनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें से पॉलिटी, गवर्नेंस और इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हैं। लेकिन अन्य जैसे आईआर से कुछ क्वेश्चन परीक्षा में तो आ जाते हैं लेकिन पूरे नहीं आते। सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी से तो बिल्कुल ही नहीं आते। तो आज इस वीडियो में जिस विषय की हम चर्चा करने वाले हैं वो महाकुंभ के घाट पर यानी प्रयागराज में जो 144 साल बाद लगा है। जो संत महात्माओं के अनुसार यह संयोग 144 साल बाद बना है। हालांकि जनरली 12 साल बाद कुंभ लगता है, 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है। अखिलेश यादव जी का कहना ये है वह उनके समय में कुंभ लगा था तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैनेज किया था। ये वर्ष 2013 में लगा था, लेकिन इस बार संयोग ग्रह नक्षत्रों का से जैसे सूर्य की स्थिति या मकर राशि में प्रवेश की स्थिति या बृहस्पति द्वारा कर्क राशि में प्रवेश की स्थिति, ये सब कुछ नए संयोग बने हैं जिसकी वजह से इसे बोला जा रहा है कि 144 साल बाद यह संयोग आया है। देखना है कि भाई आगे क्या होता है। लेकिन 29 जनवरी को यहाँ जो शाही स्नान था जिसे अमृत स्नान अब कर दिया गया है, 13 जनवरी से यह महाकुंभ शुरू हुआ है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति के दिन। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी, उस दिन शाही स्नान रहा। फिर आज अब बसंत पंचमी को शाही स्नान है जिसे अमृत स्नान कर दिया गया है। 1801 में पेशवाओं ने इसका नाम बदलकर शाही स्नान किया। इसमें शाही शब्द उर्दू शब्द है जिसका मतलब तो होता है राजकीय, रॉयल। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सुझाव पर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, इसे शाही को अमृत स्नान कर दिया, अमृत कर दिया गया है। और स्नान को स्नान ही रहने दिया गया। स्नान तो हिंदी है ही। और आपको बताया जा चुका है एक दूसरे वीडियो में कि किस प्रकार से राक्षस और देवताओं ने मिलकर के बासुकी नाग, जो कि शिव के नाग थे, वो तैयार हो गए थे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार बासुकी नाग में जैसे दही मथा जाता है, मंदार पर्वत या मंदाकिनी पर्वत को उसके चारों तरफ वो लिपट गए। उससे उन्होंने रस्से का काम किया। उनके सिर को एक आदमी पकड़ा था, पूंछ साइड में एक आदमी एक पक्ष पकड़ा था। मैंने राक्षस जो थे वो पूंछ साइड में थे, सर साइड में देवता थे। उन्होंने समुद्र का मंथन किया तो समुद्र मंथन से पहले हलाहल विष निकला तो उसे शंकर जी ने धारण कर लिया और तब से वो नीलकंठ कहलाए। उसके बाद अमृत निकला। अमृत को लेकर के झगड़ा हो गया देवताओं और राक्षसों के, असुरों के बीच। तो इस झगड़े को निपटाने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके उन्होंने देवताओं को अमृत, जबकि असुरों को ऐसे नॉर्मल जल देना शुरू किया। फिर उसके बाद से एक राक्षस छद्म तरीके से देवताओं के बीच जाके बैठ गया। उसको पहचान लिया विष्णु जी ने और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया। खैर, तो ये सब प्रकरण आपको बताया जा चुका। उसके बाद की कहानी के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो जब ये अमृत का कलश लेकर के वो बांटने के लिए चले, मोहिनी का रूप धारण करके विष्णु जी, तो उसे कुछ बूंदें गिर गई थी। 4 बूंदें बताया जाता है। तो चारों जगह कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ लगता है, जिसमें प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर यह लगता है। त्रिवेणी में सरस्वती तो विलुप्त हैं, लेकिन गंगा और यमुना तो दिखाई पड़ती हैं। और इस इलाके को, इस क्षेत्र को नोज कहा जाता है। यही मौनी अमावस्या के दिन भीड़ हो गई थी, चूंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ जो स्नान करेगा उसको सीधे
मोक्ष मिल जाएगा, उसके सभी पाप धुल जाएंगे। इसलिए सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन नोज पर ही स्नान करना चाहते थे। इसी में भगदड़ मच गई और अमृत बेला में करना चाहते थे। उसके पहले वहां भीड़ जमा हो गई, जो सोए हुए लोग थे। कहा जा रहा है कि अफवाहों का बाजार गर्म था। स्टैम्पीड यानी भगदड़ के बाद 16,000 जो मोबाइल थे वो बंद पाए गए थे। स्टैम्पीड के समय तक, यानी जब तक ये, इसका मतलब कि ये सूचना मिली कि भाई भगदड़ मच गई और भगदड़ में इतने लोग मर गए, जो सोए हुए थे समुद्र नदी किनारे, उनके ऊपर लोग चढ़ते गए और वो कुचलते गए, बेचारे मर मर गए। ऐसे लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 बताई है, जबकि 60 लोगों घायल घायल लोगों का इलाज चल रहा है, ये भी सरकार ने बताया है। और योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या के पास है, वो उसके विधानसभा के प्रचार में भी लगे हुए हैं। वहां भी एक दलित बेटी के साथ दुराचार हुआ, उसकी आंखें भी निकाल ली गई हैं। बहुत ही जघन्य किस्म से उसकी हत्या की गई है। तो इन दोनों जो हैं वो योगी सरकार पर एक धब्बे की तरह से, लेकिन अब इसकी जांच चल रही है। आप सभी लोग पता है, यूपी एसटीएफ 90% मामलों में जब वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी में तो केवल संस्तुति होती है, इन्वेस्टिगेशन करती है यानी पूरे मामले की तहकीकात करती है और उसमें अंदर तक जाती है और बताती है गलती कहाँ से शुरू हुई, तो उसका सक्सेस रेट 90% है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण होते हैं उन पर ज़्यादातर एविडेंस जुटाती है ताकि कोर्ट में वो इसे प्रूव कर सके, और इसीलिए उसका ज़्यादा सक्सेस रेट है। मोटे तौर पर अब 16,000 मोबाइल जो बंद हुए थे, तो वो क्यों बंद हुए, किस कारण से बंद हुए, क्या कोई अफवाह फैलाने के बाद बंद कर दिया गया, इसकी भी वो जांच कर रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके चेहरों की पहचान की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है, यानी इसमें किसी साजिश की बू आती है। इसको भी ध्यान में रख करके एसटीएफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यूपी एसटीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, जो पुलिस की ही एक ब्रांच होती है। लेकिन आपको मैंने बताया कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अंतर होता है। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी नहीं। यानी वो केवल रिकमेंडेशन नहीं करेगी, वो इसके तह में जाएगी और जा करके देखेगी कि इसका कारण क्या है। जैसा आगे होगा वैसा आपको बताया जाएगा। वैसे 3 सदस्यों की समिति भी इसकी जांच कर रही है, वो जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी है। दूसरे शब्दों में वो भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हो, भी केवल इंक्वायरी तक सीमित, जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन की ही बात की गई है। दूसरे शब्दों में वो भी इस भयावह घटना के तह तक जाएगी और बताएगी कि परेशानी कहाँ से शुरू हुई, इसमें किसी अफवाह की भूमिका थी या नहीं थी। वैसे यूपी के कई लोग निशाने पर हैं और कहा जा रहा है इसमें 3 चैनल जो कि एक प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ और वहाँ की सरकार के खिलाफ, वो भी इसमें शामिल हैं। वो विरोधी दल के द्वारा फंडेड बताए जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर भी कई चैनल काम करते हैं। उसमें से 3 चैनल ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगा इस यूट्यूब में, लेकिन उसमें 3 चैनल ऐसे हैं जो विरोधी दल द्वारा फंडेड हैं, ये बताया जा रहा है। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। तो इस प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसटीएफ भी कर रही है और एक रिटायर्ड जज साहब हैं हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी भी इसकी जांच कर रही है, 3 सदस्यीय। तो देखना है कि इसमें क्या रिजल्ट आता है सामने। जैसा होगा वैसा आपसे शेयर किया जाएगा। कहा जा रहा है 2 अन्य जगहों पर भी भगदड़ मची थी, जिसमें झूसी इलाके में भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। लल्लन टॉप के कुछ पत्रकारों की बहुत सराहना की जा रही है। बाद में इसे आज तक और एबीपी न्यूज़ ने भी दिखाया था, यानी राष्ट्रीय चैनलों ने भी दिखाया था। जब ये बात बहुत आगे बढ़ गई थी, उन सब की भी जांच की जा रही है। तो इन सब की जो रिपोर्ट आएगी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी तक तो 2 जगह भगदड़ की बात थी, अब 3 जगह की बात हो रही है। एक तीसरे जगह भी जो मेला क्षेत्र में ही आता है, वहाँ भी भगदड़ की बात की गई है, लेकिन भगदड़ को 40-45 मिनट में नियंत्रित कर लिया जाएगा। उसके एक दिन पहले ही वहाँ
आग लगी थी। आग में करीब 18 टेंट जलकर, टेम्पोररी टेंट जलकर खाक हो गए थे। तो उसको तो 20 से 25 मिनट में नियंत्रित कर लिया गया था। वह आग फैल नहीं पाया था। उसमें प्रकृति की तरफ से हवा जो थी वो भी इस दिशा में बह रही थी जिस दिशा में भारी नुकसान नहीं हो सकता था। तो प्रकृति ने भी साथ दिया था योगी सरकार का। इन सब के मामले में खास करके जो स्टैम्पीड हुआ और उसके बाद जो मर रहे लोग, श्रद्धालुओं की मौत हुई, करीब 30 लोग मारे गए और 60 लोग घायल हो गए। तो इस संबंध में जो जांच की रिपोर्ट होगी वह आपको आगे आपसे शेयर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तब तक ये वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।